जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षारक और अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों की। पर इससे पहले आप जरूर सोच रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक का इस्तेमाल तो हम सिर्फ लैब में करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो दरअसल जो अम्ल और क्षारक हैं वो हर जगह पे हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे भोजन में होते हैं। भोजन ही नहीं, हमारे जो साबुन होते हैं उनके अंदर भी अम्ल और क्षारक होते हैं। इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं हमारा जो उदर होता है उसके अंदर भी अम्ल होता है। तो अब इनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी हो जाता है। परंतु रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो हमें पता कैसे चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन रखा हुआ है, तो ये विलयन अम्ल है या क्षारक है, पता कैसे करें। क्या हमें इसे चखना चाहिए? हो सकता है कि ये खतरनाक हो, तो आखिर पता कैसे लगाएंगे कि कोई सा तत्व क्षारक है या फिर अम्ल है। तो ये पता लगाने के दो तरीके हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। ये दो तरीके क्या है? पहला है स्वाद। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू अम्ल होता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए उसका स्वाद खट्टा होता है। वहीं क्षारकों की बात करें तो वो कड़वा होता है। उदाहरण के लिए कॉफी में क्विनाइन होता है जो कि एक क्षारक है, जिस वजह से कॉफी कड़वी लगती है। परंतु हम हर तत्व को चख के तो नहीं देख सकते, तो ये तरीका उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बदले हम इस्तेमाल करते हैं सूचकों का। तीन तरीके के सूचक होते हैं जो पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित सूचक और तीसरा है सूंघने वाला सूचक। चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है लिटमस पेपर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके ऊपर आपने कई सारे क्रियाकलाप भी किए होंगे। दूसरा उदाहरण ले तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक में ही आता है। संश्लेषित सूचक की बात करें तो इसके उदाहरण है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। ये उतनी आसानी से तो नहीं मिलते, पर अगर आप अपनी केमिस्ट्री लैब में देखें तो ये आपको जरूर मिल जाएंगे। सूंघने वाले सूचक की बात करें तो ये वो सूचक होते हैं जिनका अम्ल और क्षारक के साथ संपर्क में आने पे सुगंध में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए प्याज। तो अब हमें पता चल गया कि कोई सा तत्व अम्ल है या क्षारक है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये जानते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। यह अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस अभिक्रिया की पुष्टि करने के लिए एक क्रियाकलाप किया जा सकता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हमने एक परख नली में जिंक के टुकड़े डाले हैं और इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अभिक्रिया के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, तो हमने इससे जो गैस निकल रही है उसे साबुन के विलयन से पास किया है। तो साबुन के विलयन से बुलबुले निकलना शुरू होंगे। अगर हम इन बुलबुलों के आगे जलती हुई मोमबत्ती रखें तो पॉप की ध्वनि के साथ ये बुलबुले फूट जाएंगे और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। क्षारक भी धातु के साथ ऐसे ही अभिक्रिया करता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है उसके साथ जिंक की अभिक्रिया होती है जो कि एक धातु है, तो हमें इससे लवण मिलता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट और जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2 और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं।
एक उदाहरण से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। वहीं अगर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जैसा कि यहाँ उदाहरण लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये जब HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें वही लवण मिलता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और जल मिलता है। यहाँ आप देखेंगे कि दोनों ही अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अगर हम इस गैस को चूने के पानी से पास करें तो क्या होगा कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके ये CaCO3 बनाएगा जो कि एक श्वेत अवक्षेप होगा और जो कलर है वो सफेद हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि चूने का पानी दूध में परिवर्तित हो गया है और इसके साथ हमें जल मिलता है। इस श्वेत अवक्षेप और जल में अगर हम और देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो हमें एक लवण मिलेगा जो कि जल में विलयशील होगा। तो अब इन सभी को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस तरीके की है। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है लवण, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। चलिए अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये किस तरीके से होता है, चलिए देख लेते हैं। अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो एक लवण बन जाता है और साथ में जल मिलता है। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाएं तो उससे हमें लवण मिलता है NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घर में जो नमक इस्तेमाल होता है उसी का सूत्र है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर अगर हम HCl और NaOH को देखें तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। HCl बहुत ही सांद्र अम्ल होता है, वहीं NaOH बहुत ही सांद्र क्षारक होता है। पर अगर हम NaCl और जल की बात करें तो दोनों ही हानि रहित होते हैं। तो इस तरीके से जो उनका प्रेक्षित प्रभाव होता है वो कम हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को जानते हुए। इस गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले भाग में भी जाना था, अब हम इसके आगे जानेंगे। इन स्थितियों पर ध्यान दीजिए। HCl के साथ जब कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है और क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीला हरित होता है इस वजह से जो विलयन है उसका रंग भी नीला हरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया कुछ इस तरीके की है। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें मिलता है लवण और जल। जैसा कि पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर क्लोराइड मिला था वो लवण था। जरा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये अभिक्रिया तो कुछ ऐसे ही दिखती है जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते थे। तो अगर हम ऊपर लिखी अभिक्रिया की तुलना नीचे लिखी हुई अभिक्रिया से करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है।
चलिए अब जरा इस अभिक्रिया को याद कीजिए, जहां पर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि श्वेत अवक्षेप बनाता था और जल मिलती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो चूने का पानी क्षारक है, ये तो हम जानते ही हैं। श्वेत अवक्षेप एक लवण ही है और साथ में जल मिल रहा है। तो आप फिर से देखेंगे, क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अम्ल है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सभी अम्ल और सभी क्षारक में समान गुण होते हैं, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा। कभी आपने सोचा कि इन गुणधर्मों में इतनी समानता क्यों होती है? क्या कारण है जो ये इतने समान होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने देखा कि जितने भी धातु थे उन सभी के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इतना तो पता चले जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वो सभी अम्लीय होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने इसके अंदर 2 कील लगाई हैं और वो एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई विलयन डालते हैं जो विद्युत का सुचालक होगा तो बल्ब जलेगा, परंतु अगर विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हमने यहाँ पर एक तनुकृत अम्लीय विलयन डाला और हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल में H+ का घनायन होता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो विद्युत का प्रवाह कर पाता है। तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल का गुणधर्म अम्लीय होता है, हमें इतना पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और फिर हमने ये जाना कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT की किताब का अम्ल, क्षारक एवं लवणों वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर pH क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन लिया है, पर जब हम इस पे सूखा हुआ लिटमस डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता, परंतु अगर हम आर्द्र लिटमस पत्र डालते हैं तो रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। हमें ये कैसे पता चला? आप ये तो जानते ही हैं कि अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति अपने आयन की वजह से ही दर्शाता है। अब अगर हम सूखा हुआ लिटमस पत्र डालते हैं और रंग में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वहां पर आयन उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसी वजह से वहां कोई अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाई जा रही है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जल की अनुपस्थिति में HCl या फिर कोई सा भी अम्ल अपने आयन पृथक नहीं करता है या फिर नहीं कर सकता। तो HCl जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है?
जब HCl जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि H+ आयन की जगह H3O+ आयन लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो H+ आयन है वो जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है। दरअसल जो H+ आयन है वो अकेला नहीं रह सकता और इसलिए H+ आयन को हमेशा एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही दर्शाना चाहिए। अम्ल तो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, तो क्षारक का क्या होता है, चलिए जानते हैं। पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। NaOH को जब जल में घोला जाता है तो Na+ और OH- आयन मिलता है। वहीं जब KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो K+ OH- आयन मिलता है। वहीं जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो Mg+ और OH- आयन मिलता है। अब यहाँ तीनों ही स्थिति में OH- आयन मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। परंतु क्या सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं? दरअसल क्षारक वैसे तो पानी में नहीं घुलते, बट काफी सारे क्षारक पानी में घुल भी जाते हैं। जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है। तो अब हमें ये पता चला कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो आपको याद ही होगी, जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल प्रदान करते थे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा अम्ल है HX, जहाँ पर जो H है वो हाइड्रोजन को दर्शाता है और X कोई सा भी अम्ल हो सकता है। वहीं क्षारक को मान लीजिए कि MOH है, जहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड आयन को दर्शाता है। यहाँ पर जो M और X है वो आपस में अभिक्रिया करके लवण बना देंगे और जो बचा हुआ H, O और H है वो आपस में मिलकर जल प्रदान करेगा। चलिए अब चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने इसे पहले कहीं देखा है? जरूर आपने इसे केमिस्ट्री लैब में क्षार या फिर अम्ल के बॉटल पे बना हुआ देखा होगा। दरअसल ये चेतावनी है, ये हमें बताता है कि क्षार या फिर अम्ल जो है वो खतरनाक है। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिना अध्यापक के आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरा, हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि हो सकता है परख नली फूट जाए। तीसरा, जब तक आवश्यक ना हो सांद्र अम्ल या क्षारक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। अब एसिड तो नींबू में भी होता है और एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, तो दोनों में काफी अंतर है। नींबू से हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई सा जो विलयन है वो कितना ज्यादा प्रबल है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 यानी कि अधिक अम्लता से 14 यानी कि अधिक क्षारता तक पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर 0 से 6 तक की जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होते हैं। 7 हमारा उदासीन होता है और 8 से 14 तक की जो नंबर होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। तो साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो जल होता है वो 7 नंबर पे आता है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसलिए उसका पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 10 है।
वहीं अगर हम बात करें जो हमारे उदर में एसिड है, तो उस एसिड की प्रबलता ज़्यादा है। इस वजह से उसकी पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि अगर कोई विलयन जितना ज़्यादा अम्लीय होगा, उसका पीएच उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए अगर हम HCl और एसिटिक अम्ल की बात करें, तो HCl अधिक हाइड्रोनियम आयन का उत्पादन करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि HCl अधिक अम्लीय है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। उसके बाद हमने पीएच की बात करी, जहां हमने ये जाना कि कोई सा क्षारक या अम्ल कितना प्रबल है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। अम्ल, क्षारक एवं लवण का चौथा भाग करेंगे। इस भाग में हम जानेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवाल हैं, जरा सोचिए, क्या पीएच सिर्फ हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? क्या होगा अगर हमारे गैस्ट्रिक अम्ल का पीएच बढ़ जाता है, जो हमारे उदर में होता है? या फिर क्या पदार्थों का पीएच केवल हमें प्रभावित करता है? आपको क्या लगता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास यानी कि परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अपनी बात करें तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगर पीएच इससे ज्यादा या कम हो तो हमें परेशानियां होने लगती हैं। तो आखिर पीएच में बदलाव से क्या होगा? अगर पीएच में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो जीव हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं समुद्री जानवरों पर पीएच का प्रभाव। वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब अम्लीय वर्षा के कारण होता क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण जो नदी और तालाब होते हैं उनका पीएच भी बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि जीवित प्राणी एक संकीर्ण परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, तो अगर पीएच बदलता है तो उससे क्या होता है कि जो समुद्रों में जानवर रहते हैं या फिर नदी में जो जानवर रहते हैं, यानी कि मछलियां और पेड़ पौधे जो नदी के अंदर हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। चलिए ये तो एक सीरियस बात हुई। एक फन फैक्ट जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो वीनस है यानी कि शुक्र, उसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है? तो क्या आप सोच सकते हैं वहां पे बारिश किस चीज की होती होगी? जी हाँ, वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बारिश होती है। तो आपको क्या लगता है इस ग्रह पर जीवन संभव है? चलिए इसे छोड़िए। आप जानते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अगर पीएच उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो पौधों की उपज अच्छी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप इसे देखिए, यहाँ पर दाईं तरफ जो पौधा है वहां पे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक अम्लीय मिट्टी होगी, इस वजह से उसकी उपज उतनी अच्छी नहीं हुई है। वहीं बाईं तरफ जो पौधा है वहां पर जो पौधे की उपज है वो अच्छी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी का पीएच दाईं तरफ वाली जो मिट्टी थी उससे काफी अच्छा होगा। चलिए अब बात करें हमारे पाचन तंत्र के पीएच की। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब ये जो अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी उदर को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। परंतु कभी कभार क्या होता है कि उदर जरूरत से ज्यादा अम्ल बना लेता है और इससे परेशानी होती है। इससे क्या होता है कि दर्द होने लगता है और जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है अपच की स्थिति। ऐसा तब होता है जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं।
तो अपच की स्थिति से बचने का क्या तरीका है? अपच की स्थिति में दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। अब हमारे पेट में एसिड बना है, तो हम अगर किसी क्षारक को लेंगे तो जो क्षारक है वो एसिड के प्रभाव को कम कर देगा। तो ऐसा ही एक क्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसलिए अपच की स्थिति में हमारी मदद करता है। चलिए अब जानते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि कहा जाता है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच बढ़ता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं जिससे पीएच बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट क्षारकीय प्रकृति का होता है, तो इसके इस्तेमाल से जो हमारे मुंह का पीएच है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो अम्ल है ये उसके साथ अभिक्रिया करके उसका प्रभाव कम कर देता है। चलिए दांतों की बात कर रहे हैं तो एक और बात जान लेते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्या आप जानते हैं ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो हमारे शरीर के सबसे कठोर अंग होते हैं। चलिए अब जानते हैं पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है? दरअसल मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है। यही कारण है कि हम मधुमक्खी के पास नहीं जाते। अगर मान लीजिए मधुमक्खी डंक नहीं मारती तो क्या आप मधुमक्खी से डरते? नहीं। इसीलिए ये अपनी रक्षा के लिए डंक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल क्योंकि ये अम्ल है तो दुर्बल क्षारकों के उपयोग से हमें आराम मिलता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। सिर्फ जानवर ही इनका इस्तेमाल नहीं करते। एक पौधा भी है जिसे हम नेटल के नाम से जानते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लेते हैं अब। क्या आप जानते हैं जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है? जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। वहीं अगर हम दूध की बात करें, दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। अम्ल, क्षारक एवं लवण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर जो लवण है उनका कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लवण के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो कुछ सवाल हैं जो लवण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लवण के प्रकार कितने हैं, दूसरा कि उनके बीच में अंतर कैसे किया जा सकता है, और तीसरा कि इनका उपयोग क्या क्या है। वीडियो के एंड तक हम इन सभी के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि लवण के प्रकार क्या क्या हैं। तो लवण के प्रकार हम लवण परिवार के रूप में दर्शाते हैं। समान घन या ऋण मूलकों वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों में ही क्लोराइड आयन है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोराइड परिवार के हैं। अगर हम इन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर तीनों में ही घन कॉपर का है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कॉपर परिवार के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि CuCl2 दोनों ही परिवार में है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई एक यौगिक एक से ज्यादा परिवार का हो सकता है। अब जानते हैं लवण के पीएच के बारे में।
हम ये तो जानते ही हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, जैसे कि HCl और NaOH अभिक्रिया करके कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाला नमक बनाते हैं और साथ में जल मिलता है। परंतु जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनते हैं वो अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए जब HCl अभिक्रिया करता है NH4OH से तो जो हमें लवण मिलता है वो अम्लीय होता है। इसी के विपरीत अगर क्षारक प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो तो जो लवण मिलेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। उदाहरण के लिए जब CH3COOH अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें जो लवण मिलता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं साधारण नमक की और उससे रसायन की। हम ये तो जानते ही हैं कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा भी की थी, क्योंकि 1930 में जो नमक था उसका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था और इसलिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के गए थे और खुद का नमक बनाया था। चलिए अब बात करते हैं साधारण नमक की बाकी रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आदि जैसे कई सारे पदार्थ मिलते हैं। चलिए जानते हैं किस तरीके से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे हम लवण जल के नाम से जानते हैं, से अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय सॉल्यूशन से जब विद्युत पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस विकसित होती है और हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो तीन उत्पाद मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीनों उत्पाद ही बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए अब जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो उससे एक लवण मिलता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है और साथ में जल मिलता है। चलिए अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात कर लेते हैं। सूती, लिनन, लकड़ी के मज्जे, लॉन्ड्री आदि के विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रंग को हटाता है या कम कर देता है। दूसरा उपयोग है कि कई रासायनिक उद्योग में इसे उपचायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग खाने को जल्दी बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर छोले बना रहे हो तो उसे एक दिन पहले फूलने के लिए रखना पड़ता है, पर अगर आप इसे भूल जाएं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 से 2 घंटे में ही फूल जाएंगे। इसका उत्पाद कुछ इस तरीके से होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया मिलाते हैं तो उससे दो उत्पाद मिलते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यही बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है, तो इसका उपयोग एंटासिड्स बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिर्फ इनकी मदद से ही हम एक अग्निशमक बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। सोडियम कार्बोनेट एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है।
अब बात करते हैं धोने के सोडे की। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं तो Na2CO3.10H2O मिलता है जो धोने का सोडा है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 10H2O क्या दर्शाता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो आर्द्र हो गया? इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि धोने के सोडे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी होता है, इसीलिए इसका नाम धोने का सोडा रखा गया है। इसके अलावा ये जल की स्थायी कठोरता को भी हटा सकता है और इसका उपयोग उसके लिए भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वो .10H2O का क्या मतलब था। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सफेद कलर में बदल जाता है और इसमें फिर से पानी मिलाने पे ये वापस नीला हो जाता है। दरअसल शुष्क दिखने वाला ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। वो जल जो इनके अंदर होता है इन्हें आर्द्र नहीं बनाता बल्कि इनका क्रिस्टल बनाता है। ऐसा ही एक अन्य लवण है जिप्सम, जिसके अंदर क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब इसके जल के अणु का त्याग हो जाता है और यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका उपयोग हम कर सजावटी बर्तन बनाने के लिए या फिर प्लास्टर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना लवण के संबंध में अधिक जानकारी।